का टॉपिक हमारा मेनियर्स डिसीज़। मेनियर डिसीज़ जो कि इनर ईयर की डिसीज़ कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि इनर ईयर जो है उसके अंदर जो एंडोलिम्फ होता है उसके अंदर असंतुलन हो जाता है और उसके कारण से वर्टिगो जो है उसके एपिसोड आते हैं, साथ ही साथ हियरिंग लॉस होता है। इनर ईयर जो है उसके स्ट्रक्चर को लेबिरिंथ कहा जाता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, कोक्लिया और वेस्टिब्यूल। इसमें जो मेम्ब्रेन का बना स्ट्रक्चर जो होता है उसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं और बोन के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोनी लेबिरिंथ कहा जाता है। इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसी फ्लूइड को एंडोलिम्फ कहते हैं और साउंड के वाइब्रेशन जो है वो इस फ्लूइड के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण इस फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशन होता है, उससे हमें हियरिंग जो है वो होता है। इसी एंडोलिम्फ जो होता है उसके अंदर इनबैलेंस हो जाता है या उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, तो उसके कारण से जो डिसीज़ कंडीशन उत्पन्न होती है उसी को मेनियर डिसीज़ कहा जाता है। इंसिडेंस अगर देखें तो ये ज़्यादातर 40 to 60 ईयर एज जो है उसके अंदर होती है, जबकि मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करती है। कारण या कॉज क्या हो जाएंगे मेनियस डिसीज़ के, तो मेनियस डिसीज़ जो है उसका एग्जैक्ट कारण जो है कि वास्तविक कारण जो है वो तो अज्ञात है कि वास्तव में किन कारणों से होती है, वो अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन कुछ संभावित कारण जो है वो हो सकते हैं, जैसे हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ जो है उसके अत्यधिक मात्रा में स्त्राव हो रहा है, सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है उसके कारण से, या हाइपो एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फ, या एंडोलिम्फ जो है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। दोनों ही कंडीशन के अंदर यदि सिक्रेशन ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन कम होगा तो दोनों ही कंडीशन एंडोलिम्फ जो है उसकी मात्रा बढ़ेगी और उसके कारण से मेनियर डिसीज हो सकता है। थर्ड है इम्पेयर ब्लड सर्कुलेशन इन ईयर। ईयर जो है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके अंदर रुकावट आ रही है, तो उसके कारण से एंडोलिम्फ जो है इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा और उसके कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक एलर्जी के कारण से भी हो सकती है कि एलर्जी के कारण से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये क्या कर सकता है कि एंडोलिम्फेटिक सिस्टम उसको प्रभावित कर अफेक्ट कर सकता है, जिससे सिक्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। एक वायरल इन्फेक्शन जो है उसके कारण से भी इनर ईयर के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जिसके कारण से वहाँ पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस होगा और फ्लूइड जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उस कंडीशन से। एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो उसके कारण से हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से ब्लड जो है उसकी ऑस्मोलिटी जो है उसमें बदलाव हो, उसके कारण से कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक मिडिल ईयर में इन्फेक्शन जैसे ओटाइटिस मीडिया जो है उसके कारण से, ओटाइटिस मीडिया के कारण से क्या होता है इन्फेक्शन जो इनर ईयर में जा सकता है और इनर ईयर में इन्फ्लामेशन के कारण से भी वहाँ पर एक्सुडेट की कंडीशन हो सकती है और जिससे फ्लूइड का स्त्राव जो है ज़्यादा हो सकता है। एक डेफिसिट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो है वो होने के कारण से भी हो सकता है कि एंडोलिम्फ जो है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो और उसके कारण से भी उसका अमाउंट जो है बढ़ जाए। एक मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी जो है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा और उसके कारण से भी हाइपर सिक्रेशन जो है एंडोलिम्फ का हो सकता है और उससे कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक के कारण से भी ब्लड जो है उसके अंदर ऑस्मोलिटी चेंज होगी और उसके कारण से भी हो सकता है। कुछ स्मोकिंग जो है वो भी इसके रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो जाएंगे मेनियस डिसीज जो है उसके कारण। अब बात करते हैं मेनियस डिसीज जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी या मेनियस डिसीज कैसे होती है। तो मेनियस डिसीज जो है उसका किसी भी कारण से क्या हो सकता है कि या तो एंडोलिम्फ जो है उसका हाइपर सिक्रेशन होगा या उसका हाइपो एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा या उसका अवशोषण जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि एंडोलिम्फ जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, उसके कारण से लेबिरिंथ जो होता है उसके अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाएगा। उसके एक्यूमुलेशन के कारण से क्या होगा कि लेबिरिंथ के अंदर प्रेशर जो है वो क्या होगा इसका इंक्रीज़ होगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो होते हैं उसके अंदर डिस्टेंशन होगा, मतलब उसमें फैलाव होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होने के कारण से वो प्रेशर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पे गिरेगा, उसके कारण से वो फूल जाएंगे या उसमें फैलाव होगा और फैलाव होने के कारण से मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाएगी रप्चर हो जाएगी, मतलब वो डैमेज हो जाएगी। और जैसे ही मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ डैमेज होगा वहाँ पर क्या होता है कि ऑडिटरी फंक्शन जो होता है और वेस्टिबुलर फंक्शन जो है वो दोनों का लॉस हो जाएगा और उसके कारण से हियरिंग लॉस होगा, मतलब सुनने की क्षमता जो है वो बंद हो सकती है, साथ ही साथ उसको वर्टिगो या चक्कर आ सकते हैं। तो ये तो हो जाएगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो मेनियस डिसीज जो है इसके 3 टिपिकल साइन होते हैं, VTH, V मतलब वर्टिगो, T मतलब टिनिटस एंड H मतलब हियरिंग लॉस। तो मेनियस डिसीज जो होते हैं उसके अंदर वर्टिगो होते हैं, वर्टिगो मतलब चक्कर आते हैं और ये वर्टिगो जो होते हैं वो एपिसोड के अंदर आते हैं और रिकरेंट आते हैं, मतलब एक एपिसोड के अंदर कुछ अंतराल के बाद बार बार चक्कर आते रहते हैं। हर एपिसोड जो होता है वो लगभग 20 मिनट से लगाकर कुछ घंटों तक के लिए होता है। जब ये वर्टिगो के अटैक आते हैं उसके साथ साथ ही उसको नूजिया वोमिटिंग भी होता है, मतलब जी मितलाना या उल्टी जैसा होना। इसके अलावा अत्यधिक पसीना आता है जिसको
डायफोरेसिस कहा जाता है, और डिस्ट्रैक्टनेस भी हो सकता है, मतलब आंखें जो होती है वो स्थिर नहीं रह पाती, आंखों के अंदर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट जो है वो लगातार होती रहती है। उसके बाद उसको डिजीनेस होता है या अनस्टडीनेस होगा। अनस्टडीनेस के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कॉन्शियसनेस जो है बिना बेहोश हुए अचानक से गिर सकता है, तो ये उसके साइन एंड सिम्टम दिखाई देता है पहला। तो दूसरा जो होता है उसके अंदर हियरिंग लॉस होती है, मतलब सुनने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और ये हियरिंग लॉस जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, मतलब उतार चढ़ाव वाली होती है। कभी तो अचानक से सुनना बंद हो जाता है, वापस कुछ देर बाद सुनाई देना शुरू हो सकता है। तीसरा टिनिटस होता है। टिनिटस का मतलब होता है कि रिंगिंग सेंसेशन ईयर, मतलब कानों के अंदर घंटियाँ जो है वो सुनाई देने वाली कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ और साइन दिखाई देते हैं, जैसे हेडेक जो है, सिर में दर्द होना, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन बोथ ईयर, कान के अंदर भराव जो है वो महसूस होना, या कान के अंदर भरा हुआ कुछ है ऐसी चीज़ें महसूस होना। इसके अलावा इरिटेबिलिटी जो है वो हो सकता है, मतलब व्यक्ति जो है इरिटेट हो जाएगा। डिप्रेशन जो होता है अवसाद में जा सकता है। एक हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो सकती है, मतलब टैकिकार्डिया जो है उसकी कंडीशन हो सकती है। तो ये तो इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। फिर आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कौन से इन्वेस्टिगेशन इसमें किए जाते हैं। तो सबसे पहला तो मेडिकल हिस्ट्री जो है पेशेंट की वो ली जाती है, उसमें चीफ कंप्लेंट जो है पेशेंट को वो पूछे जाते हैं। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। थर्ड, इसके अंदर ट्यूनिंग फोक टेस्ट किया जाता है, रानी टेस्ट और वेबर टेस्ट किया जाता है। इसमें वेबर टेस्ट जो होता है वो इसमें पॉजिटिव मिलता है, जो कि इंडिकेट करता है हियरिंग लॉस जो है उसको, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है उसको इंडिकेट करता है। एक ऑडियोग्राम जो है वो करवाया जाता है, ऑडियोग्राम के द्वारा हियरिंग लॉस जो है उसको असेस किया जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो भी करवाया जाता है। एक ईईजी जो है वो भी करवाई जाती है इसके अंदर, जिसके द्वारा आई जो है उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाएंगे। अब आता है इसका मैनेजमेंट फर्स्ट मेडिकल या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसमें इसके ट्रीटमेंट के लिए एक तो एंटीहिस्टामिन जो है वो दी जाती है। एंटीहिस्टामिन जो है वो एंडोलिम्फ जो है उसके सिक्रेशन को कम करती है, जैसे मैक्लिजाइन जो है वो दी जाती है। सेकंड, ट्रैंक्विलाइजर जो है वो दी जाती है। ट्रैंक्विलाइजर जो होती है वो वर्टिगो जो होता है, मतलब चक्कर आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, जिसमें डाइजीपाम जो है वो दी जाती है। इसमें एक एंटीमेटिक जो है वो दी जाती है। एंटीमेटिक जो है वो नोजिया वॉमिटिंग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, जैसे प्रोमेथाजिन जो है वो दी जाती है। एक वर्टिगो जो होते हैं चक्कर आता है उसको कंट्रोल करने के लिए सिनार्जिन या स्टेमिटिल जो है वो दी जाती है। अगला डायूरेटिक जो है वो दी जाती है। डायूरेटिक जो है वो क्या करता है, एंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो है उसके अंदर प्रेशर को लो करने का काम करता है, जैसे डायूरेटिक जो है वो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो है वो इसमें दिए जाते हैं। अगला वेसोडाइलेटर जो है वो दिए जाते हैं। वेसोडाइलेटर जो है उसमें हाइड्रोक्लोराइड जो है वो दी जाती है। ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिसके द्वारा एंडोलिम्फ जो है उसके प्रोडक्शन को कम करती है, साथ ही साथ उसके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने का काम करती है। अगला हियरिंग लॉस हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए हियरिंग एड जो है वो प्रोवाइड किया जाते हैं। एक इसके अंदर एल्बेशन थेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। एल्बेशन थेरेपी के अंदर क्या होता है कि इंट्राटिम्पेनिक इंजेक्शन जो होता है जेंटामाइसिन का वो इंजेक्ट किया जाता है, और ये इंजेक्शन जो होता है वो क्या करता है कि वेस्टिबुलर हेयर सेल जो है उसको एब्लेशन कर देता है, मतलब उसको स्क्लेरोसिस कर देता है, और उसके कारण से उनके मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाती और वर्टिगो की समस्या जो है वो कम हो जाती है। तो एब्लेशन थेरेपी जो है वो इसमें काम में ली जाती है। अगला इसके अंदर एस्पिरिन या एस्पिरिन कंटेनिंग कोई भी मेडिकेशन जो होती है उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एस्पिरिन जो होता है वो क्या कर सकते हैं, इसकी कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर सकते हैं, सिम्टम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो डाइटरी मैनेजमेंट में मेनली लो सोडियम डाइट जो है वो दी जाती है। इसके अंदर मतलब नमक जो है वो कम देना है, साथ ही ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके अंदर नमक होता है, सोडियम, उसको अवॉइड करने के लिए इसमें एडवाइस दी जाती है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो क्या करता है, फ्लूइड जो है उसका रिटेंशन कर सकता है, जिसके कारण से एंडोलिम्फ जो है उसमें मात्रा बढ़ सकती है, और एंडोलिम्फ में मात्रा बढ़ने के कारण से उसको और ज़्यादा सिम्टम जो है वो गंभीर हो सकते हैं। सेकंड, पेशेंट जो है उसको रेगुलर इंटरवल के अंदर मील जो है उसका खाना जो है उसको लेने के लिए एडवाइस दी जाती है, ताकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है उत्पन्न नहीं हो। साथ ही पेशेंट जो है उसको कॉफ़ी, टी या सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं उसको लेने के लिए मना कहा जाता है। ये सभी क्या कर सकते हैं, फ्लूइड जो है उसको बढ़ा सकते हैं, उसके कारण से प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होते हैं वो लेने के लिए उसको मना कहा जाता है। साथ ही चॉकलेट जो होते हैं उसको भी उसको मना कहा जाता है, क्योंकि चॉकलेट के अंदर भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसके बाद फिजिकल थेरेपी जो है उसकी एडवाइस दी जाती है, एक्सरसाइज जो है उसको करने के लिए एडवाइस दी जाती है। बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, तो एक तो वेस्टिबुलर नर्व सक्शन किया जाता है। वेस्टिबुलर नर्व सक्शन के अंदर क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर नर्व जो होती है उसको कट कर दिया जाता है, और कट के द्वारा सेमी सर्कुलर कैनाल जो है उसके द्वारा जो ब्रेन को इनपुट हो रहा है उस इनपुट को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे वर्टिगो की समस्या जो है वो कम आए।
सेकंड, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि पोस्ट ऑरिकल जो होता है, मतलब कान के पीछे की तरफ एक इंसिजन लगाया जाता है, और इंसिजन लगाने के बाद वहाँ पर एक शंट जो होता है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, और उस शंट के द्वारा एंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो होता है या एंडोलिम्फेटिक सैक जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड जो है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, मतलब उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण से एंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो है उसके अंदर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाए। तो एक तो ये सर्जरी की जाती है। थर्ड जो है वो लेबिरिंथेक्टोमी की जाती है। लेबिरिंथेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, सर्जरी के माध्यम से लेबिरिंथ जो होता है उसको ही काट करके रिमूव कर दिया जाता है, मतलब उसको हटा दिया जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट जो है उसके वर्टिको के जो अटैक आते हैं उसकी सीवियरिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको असेस करना है। सेकंड, पेशेंट जो है उसको बेड रेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाना है। थर्ड, पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वो ऐसे फूड जो है उसको नहीं ले जिसके कारण से उसको क्या हो रहा है, एलर्जी जो है वो कंडीशन उत्पन्न होती है। एक पेशेंट जो है उसको लो सॉल्ट डाइट, मतलब लो सोडियम डाइट जो है वो लेने के लिए एडवाइस दी जाती है, मतलब नमक का सेवन वो कम। एक पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वर्टिको के जो भी एपिसोड आ रहा है उस दौरान फिजिकल एक्टिविटी जो है जैसे वो बचे। एक पेशेंट जो है उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि जब भी वर्टिको का अटैक आता है उसको बैठ जाना है या लेट जाना है। एक पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वर्टिको के अटैक के दौरान उसको ड्राइविंग करने से या वाहन चलाने से या हैवी मशीन जो है उसको हैंडलिंग करने से उसको बचना है। पेशेंट जो है उसको फ्लूइड इंटेक जो है उसके लिए मेंटेन करने के लिए कहना है, प्लस 6 से 8 ग्लास जो है पर डे उसको सेवन करना है। ज़्यादा फ्लूइड जो है वो भी उसके लिए नुकसानदायी हो सकता है, या फ्लूइड कम लेता है उसके कारण से उसको डिहाइड्रेशन कंडीशन हो सकती है। तो 6 से 8 ग्लास फ्लूइड जो है वो पर डे उसको लेना है। एक पेशेंट जो है उसको स्मोकिंग या एल्कोहल जो है उसको अवॉइड करने का कहना है, क्योंकि स्मोकिंग और एल्कोहल जो है दोनों ही चीज़ें क्या कर सकती है, वर्टिगो की समस्या को और ज़्यादा भ्रष्ट कर सकती हैं। एक पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वो सिर जो है उसको सडनली टर्न नहीं करवाए, अचानक से सिर को नहीं मुड़ाए, क्योंकि सिर जो है उसको अचानक से टर्न कराने के कारण से भी एंडोलिम्फ के अंदर इम्बैलेंस होगा और वर्टिगो की समस्या जो है वो ज़्यादा गंभीर हो सकती है। एक पेशेंट जो इसके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल जो है उसको मैनेज करना है, उसके लिए उसको साइकोथेरेपी जो है वो प्रोवाइड करवानी है। ये तो हो जाएगा इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। मेजर डिसीज जो है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो सकता है, मतलब हमेशा के लिए सुनने की क्षमता जो है वो बंद हो सकती है। सेकंड, इंजरी ड्यू टू फॉल हो सकता है, मतलब वर्टिगो आता है, वर्टिगो के कारण से पेशेंट जो है वो गिर सकता है, उसके कारण से उसको चोट जो है वो लग सकती है। एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है कि इसमें वर्टिगो के दौरान बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग होते हैं, और वॉमिटिंग के कारण से उसके अंदर फ्लूइड की जो है वो कमी हो सकती है। एक परमानेंट बैलेंस डिसेबिलिटी की कंडीशन हो सकती है, मतलब हमेशा के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो डैमेज हो जाए, के कारण से बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में उसको परेशानी हो सकती है। ये तो हो जाएगा मेजर डिसीज जो है वो। नर्सिंग से रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।